हेलो बच्चों, आज हम लोकतांत्रिक राजनीति में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है सत्ता की साझेदारी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, क्या मतलब है इस वर्ड का, सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले कुछ सालों में शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रीकृत कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार के आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरू करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 चैप्टर में है। तो बच्चे, हमने क्लास 9th में कुछ पढ़ा हो, याद है आपको? तो हमने पढ़ा है कि शासन को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कि गणतंत्रात्मक होती है, लोकतंत्रात्मक होती है और राजतंत्रात्मक होती है। तो भारत में जो व्यवस्था है शासन की, वो क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें क्या होता है? लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों के द्वारा शासन, लोगों के द्वारा शासन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आम जनता है वही क्या करती है? अपना प्रतिनिधि चुनती है और फिर अपने प्रतिनिधि को कहती है कि तुम अब सारा काम ताम संभाल लो। ठीक है ना? जिस तरह हम अपने गांव में सरपंच चुनते हैं, उसी तरह से देश का प्रधानमंत्री भी बनता है ना? हम अपने गांव के लिए सरपंच, अपने शहर के लिए MLA चुनते हैं और फिर हम अपने स्टेट के लिए क्या चुनते हैं? CM चुनते हैं, है ना? मुख्यमंत्री चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं और फिर इन सब से ऊपर जो अथॉरिटी पूरे देश पे शासन करती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फिर इन सब का चुनाव होता है। तो एक तरह से देखें तो हमने जो ये CM बने, जो ये विधायक बने, इनको हमने वोट दे के ही तो जिताया ना। तो ये जो वोट देना है ना, इसका क्या मतलब हुआ कि लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना है कि हाँ भाई ठीक है, आपको पता है कि हमें क्या जरूरतें हैं हमारी, आप उनको पूरा करने के लिए काम करो। आपको हमने इजाजत दे दी है, अब आप शासन को चलाओ, सही चीजों को ठीक से मैनेज करके सभी चीजों को बैलेंस करके चलाओ। यही बात हुई। तो आपको बेसिक सा आइडिया मिल गया कि लोकतंत्र क्या है। लोगों द्वारा सरकार का चुना जाना और सरकार द्वारा शासन का करना। ठीक है बच्चे? फिर अब हम इस चैप्टर में क्या, सत्ता की साझेदारी। अब बच्चों इस वर्ड को ही समझते हैं सबसे पहले कि सत्ता की साझेदारी। साझेदारी वर्ड से आप क्या समझेंगे? साझेदारी मतलब किसी काम को मिल बांट के कर लेना। साझेदारी का क्या मतलब होता है कि किसी काम को मिल बांट के कर लेना। अब जैसे आप घर में ही लगाओ, आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, ठीक है? अब आपके पापा क्या कहते हैं कि ठीक है भाई तू किचन में खाना वाना बना ले। आपकी मम्मी को ये बोलते होंगे ना कि ठीक है भाई तू किचन में खाना वाना बना ले और मैं खेतों में जाके काम कर लेता हूँ। अब उन दोनों ने आपस में क्या किया? काम का बंटवारा कर लिया। मतलब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बांट ली। और ये जो काम का बंटवारा हुआ ना, इसी को ही क्या कहा? साझेदारी। बात को समझ रहे हो? इसी को ही क्या कहा? साझेदारी। अब ये तो हमने की अपने घर की बात।
इसी तरह से क्या होता है, शासन व्यवस्था में भी होता है। और जो शासन व्यवस्था होती है उसी को ही क्या कहते हैं, सत्ता। जिसकी शासन होगी उसी की सत्ता होगी। ठीक है बच्चे, चलो हम अब आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। ठीक है, ये दो देश हैं अलग अलग, श्रीलंका और बेल्जियम। बेल्जियम यूरोपियन कंट्री में से है और श्रीलंका अपने एशियन कंट्री में से है। चलो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। ये कहता है कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है, हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं किस किस से मिलती हैं, तो जो बेल्जियम की सीमा है वो मिलती है फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से। अब सीमा से आप क्या समझे बच्चे, जैसे अपने हरियाणा के आसपास कौन लगता है, जैसे मान लो ये बॉक्स जो है ये अपना हरियाणा है, क्या है, ये अपना हरियाणा है। हरियाणा के आसपास क्या लगता है, एक तरफ यूपी आता है, एक तरफ दिल्ली है ना, एक तरफ राजस्थान और एक तरफ पंजाब है, और पंजाब के ऊपर हिमाचल प्रदेश है कि नहीं, मानते हो ये बात। तो पंजाब भी हो गया, यूपी भी हो गया, हिमाचल भी हो गया और राजस्थान भी हो गया। तो बच्चे ये सब क्या है, हरियाणा की बाउंड्री तो लग रही है इन सब के साथ। ऐसे ही बेल्जियम की बाउंड्री है। बेल्जियम की बाउंड्री किस किस से मिलती है, बेल्जियम की बाउंड्री मिलती है फ्रांस से, फिर नीदरलैंड से। ये याद रखेंगे, ये सारे क्या हैं, यूरोपीय कंट्री हैं, यूरोप के देश हैं। ठीक है, नीदरलैंड से, जर्मनी से। यही पूछ लेगा बच्चे कि बेल्जियम की सीमा किन किन देशों से लगती है, तो आपको यही याद रखना है कि फ्रांस से लगती है, नीदरलैंड से लगती है, जर्मनी से लगती है और किससे लगती है, लक्समबर्ग से लगती है। अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में इसी तरह से फ्लोर डायग्राम बना के फिर आप लिखेंगे, इससे याद करने में आसानी रहेगी आपको। ये बात समझ में आ गई। अब 4 देशों से सीमा साझा करता है कौन, बेल्जियम। फिर क्या बात हुई आगे, इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से भी कम है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। जातीय बुनावट का क्या मतलब हुआ बच्चे, जातीय बुनावट का मतलब होता है कि कितने तरह के धर्म रहते हैं। जैसे अब अपने में देखो, अपने से लगाओ, अपने में कितने टाइप की जाति है यहाँ पे, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, और इनमें भी अलग अलग हो गए। हिंदुओं में भी जाट हो गए, राजपूत हो गए, रोड हो गए, है ना, और ये कायस्थ हो गए। ये सब क्या है, जातियां ही तो हैं। इसी तरह से जो बेल्जियम की जाति बुनावट है वो क्या है, बहुत कठिन सी है, जटिल सी है। इस देश की कुल आबादी का 59% फ्लेमिश इलाके में रहता है। कहाँ पे रहता है, फ्लेमिश इलाके में रहता है। जो इसमें इस फिगर को देखो आप, ये जो आपको कलर सा डायग्राम दिख रहा है ना, ये फोटो दिख रहा है जैसा, इसमें देखो, इसमें जो ये येलो येलो वाला पार्ट है ना बच्चे, ये सारा क्या है, फ्लेमिश पार्ट है। यानी कि देखो यहाँ पे नीचे दिया भी हुआ है, आपको पहले ये देखना आना चाहिए, ये फिगर को समझना सीखो। जैसे ये साइड में बॉक्स दिया हुआ होता है ना, इस बॉक्स का मतलब होता है कि इस मैप में क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं। देखो जो ये ऑरेंज कलर दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है ब्रुसेल्स की राजधानी क्षेत्र, मतलब ये जो बेल्जियम है इसका राजधानी है क्या, ब्रुसेल्स। फिर जो ये डार्क रेड कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है, ये फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। और जो ये येलो येलो पार्ट दिख रहा है ना, पीले वाला, ये है फ्लेमिश, यानी कि फ्लेमिश। ये कौन सी भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो ये ऐसे साइड में ऐसे लाइनें बनी हुई है ना, ये क्या शो करता है कि जर्मनी भाषी लोग रहते हैं यहाँ पे, जर्मनी। आपको समझ में आ गया मैप। तो ये कहता है कि जो ये फ्लेमिश बोलने वाले लोग हैं ना, फ्लेमिश बोलने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, 59%। और जो फ्लेमिश
इलाके में रहता है और डच बोलता है। कौन सी भाषा बोलते हैं ये फ्लेमिश में रहने वाले? डच भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहता है ये, जो ये तो हो गया ना लगभग लगभग 60% एरिया हो गया ना बच्चे, ये लगभग लगभग। तो अब जो बाकी 40% एरिया है ना वो कौन बोलता है? देखो यहाँ पे देखो, ये वाला एरिया क्या है? 60%। ठीक है, और फिर ये वाला जो एरिया है ये कितना? 40%। अब जो ये 40% वाला है ये क्या बोलते हैं? देखो इसमें पढ़ते हैं हम आगे। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। वेलोनिया कौन सा क्षेत्र है? वेलोनिया, वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं 40% लोग, और कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच। कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच। बच्चे ये वन वाक में आपसे इसी तरह से पूछ लेंगे कि वेलोनिया में बोलने वाले लोगों की कितने प्रतिशत लोग रहते थे और कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। इसी तरह से ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे पेपर में 1 नंबर में। ठीक है, इसको याद रखना है अच्छे से। कैसे याद रखेंगे? फ्लेमिश में कितने परसेंट है? 59%। कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। वेलोनिया में कितने परसेंट लोग रहते थे? 40% लोग रहते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच भाषा बोलते थे। अब देखते हैं आगे ये राजधानी क्षेत्र। जो राजधानी क्षेत्र ब्रुसेल्स है बच्चे, इसमें कितने परसेंट लोग? 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। लिख लो इसको भी। ये क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में कितने परसेंट लोग हैं? मान लो 100% लोग भी मानते हैं अगर हम, तो देखो 60 और 40, 100% तो यही हो गया। मतलब तकरीबन तकरीबन अगर बात करें तो यहाँ पे रहते होंगे 0.50% लोग, 0.50%। और इन 0.50% लोगों में से भी जो इसका 80% भाग है, जो इसका 80% भाग है वो क्या भाषा बोलता है? वो लोग बोलते हैं फ्रेंच। और जो इसका बाकी 20% का पार्ट है वो लोग बोलते हैं क्या? डच। मतलब राजधानी क्षेत्र में जो इनकी राजधानी है ये, इसमें क्या है? मिली जुली भाषा बोली जाती है। और इन भाषाओं में फ्रेंच 80% लोग बोलते हैं और डच 20% लोग बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो यहाँ पे दिखाया हुआ है ये ऐसे लाइनों वाला पार्ट जो है ये जर्मनी भाषा बोलते हैं लोग। अब हम आगे देखते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। मतलब क्या हुआ इनका? क्या जो अल्पसंख्यक, पहले तो ये वर्ड ही समझो क्या होता है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है बच्चे थोड़े अमाउंट में होना, कम होना किसी चीज का, उसको बोलते हैं अल्प। तो जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो क्या है? कम है, कम है पर क्या है? समृद्ध ज्यादा है और ताकतवर भी है। ठीक है, फ्रेंच भाषी लोग क्या है? कम है अपने नंबर में, पर ताकतवर भी हैं और समृद्ध भी हैं। समृद्ध का मतलब होता है उनके पास खूब सारा पैसा है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। जो भाई फ्रेंच भाषी वालों को देख के डच लोग क्या होते थे? बहुत चिढ़ते थे उनसे। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। दोनों भाषा, जैसे अपने यहाँ पे होता है भाई 2 बिरादरी हैं और कई बार ऐसा नहीं हो जाता, गांव में भी कई बिरादरियां आपस में लड़ने लग जाती हैं। वो कहते हैं हाँ भाई तुमने यहाँ पे कब्जा क्यों कर लिया, तुम यहाँ पे, अच्छा भाई हमारा अमाउंट ज्यादा है तो वो सोचते हैं कि भाई हम ही यहाँ पे शासन करेंगे, हमारी क्यों नहीं मानते। देखिए है ना इस तरह की वारदातें। ऐसा ही इस क्षेत्र में भी हुआ। तो इन लोगों ने क्या किया? इन दोनों समुदायों में टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखने को मिला, यानी कि राजधानी में देखने को मिला। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर थे। बल्कि फ्रेंच वाले क्या थे? धन और समृद्धि में ज्यादा थे पर भाषा बोलने के हिसाब से कम थे।
अब इसकी तुलना करते हैं एक और देश से, जैसे कि श्रीलंका, जो कि क्या है, अपने भारत के नीचे है ना, क्या है, एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख जाति जो वहां पे रहती है वो है सिंहलियों की। यही याद रखना है बच्चे, श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, तो वो हैं सिंहली। कौन से हैं? सिंहली। ऐसे ही 1 मार्क में क्वेश्चन पूछेगा ये, इसको इम्पोर्टेंट लिख लो बिल्कुल, कि श्रीलंका में ज्यादा बोली जाने वाली भाषा वाले लोग कौन से थे? सिंहली। ऐसे ही पूछ लेगा, फ्लेमिश में कौन सी भाषा बोली जाती थी? डच भाषा के लोग ज्यादा थे। वेलोनिया में कौन सी भाषा? फ्रेंच भाषा। ब्रुसेल्स राजधानी में कौन सी भाषा के लोग रहते थे? डच और फ्रेंच दोनों के रहते थे। ठीक है, डच कम रहते थे, कम थे अमाउंट में, पर फिर भी क्या थे? ताकतवर थे, क्योंकि उनके पास क्या था? पैसा था। और जो फ्रेंच बोलते थे, भले वो अमाउंट में ज्यादा थे पर ताकतवर नहीं थे, क्योंकि उनके पास पैसा कम था, समृद्ध नहीं थे वो। बात समझ में आ रही है ना? चलो आगे चलते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी कुल आबादी जनसंख्या के 74% है। मतलब मान लो अगर 100% टोटल आबादी है, 100% अगर टोटल है, तो 100% का 75% सिर्फ सिंहली बोलते हैं, और जो बाकी दूसरी भाषाएं हैं वो रह जाएंगी कितने में? 25% में। फिर चलते हैं आगे। जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है। फिर दूसरे नंबर पे जो ज्यादा भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? तमिल भाषा कितने परसेंट लोग बोलते हैं? 18% लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर तमिलों में भी 2 समूह हैं, कौन से समूह हैं वो भी देख लेते हैं। एक श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं और एक हिंदुस्तानी मूल के तमिल हैं। ठीक है, जो श्रीलंका वाले हैं, जो वहां पे पहले से ही रहते थे पुराने श्रीलंका के, वो कितने परसेंट है? 13% हैं, और बाकी जो 7% बचेगा वो कितने हैं? 13 नहीं, 5%। 5% जो बचे वो कितने हैं? भारतीय तमिल है। समझ में आई बात? मैं बताती हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। क्या हुआ, जैसे अपने देश में अंग्रेज आए थे ना, ऐसे श्रीलंका में कुछ भारतीय भी चले गए थे तमिलनाडु से। ठीक है, तो वो जो भारतीय हैं और तमिल भाषा बोलते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 5%। और जो श्रीलंका में पहले से ही तमिल लोग रहते थे पुराने, वो कितने परसेंट हैं? 13%। और इन जो तमिल टोटल भाषा बोलते हैं ये लोग, वो कितने हैं? 18%। और जो सिंहली भाषा बोलते हैं वो कितने हैं? 75%। कोई डाउट बच्चे यहाँ तक? फिर आगे क्या देखा हमने? तमिल जो औपनिवेशिक शासन में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों को संतान है। अच्छा, ये कह रहे हैं जो वहाँ ये वाले इनके बारे में बता रहा है, जो ये 5% लोग हैं ना, इनके बारे में बता रहे हैं कि भाई काम करने के लिए जो यहाँ से तमिलनाडु से श्रीलंका में लोग चले गए थे, ये उनकी मात्रा है। फिर पाएंगे हम क्या, कि मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं। जो ये सिंहली भाषा बोलते हैं, इनमें से अधिकतर लोग किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के हैं। जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं, और इनमें भी क्या है? कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। बात समझ में आ रही है ना बच्चे? फिर ये कहता है श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। फिर इसी 100% में जो 7% पार्ट है ना, जो 7% पार्ट है वो किसका है? वो उन लोगों का है जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। सिंहली भी बोलते हैं, सिंहली भी बोलते हैं, और साथ में क्या है? तमिल भी बोलते हैं। ये 7% इन दोनों भाषाओं का, सिंहली का भी है और तमिल का भी है।
अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है भाई, जैसे इतने सारे लोग बाग हैं, इतनी अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, क्या होगा, ऐसे में टकराव होएगा आपस में। अब बेल्जियम में क्या हुआ, जो डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मनी भाषी लोगों को इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाइयां और बढ़ जाती, संभव था इस देश बट जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। ऐसे श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। अब हम देखते हैं कि इन देशों में क्या हुआ, जिससे क्या हुआ, दोनों देशों का शासन सही चला। अब जैसे हमने बेल्जियम का मैप देखा था, इसी तरह से हम यहाँ पे इनका मैप देखते हैं, श्रीलंका वालों का, समझते हैं इसको ये क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो येलो कलर का पार्ट है ना, ये वाला येलो कलर का जो पार्ट है, ये येलो कलर का पार्ट बताता है कि श्रीलंका में सिंहली भाषा बोली जाती थी। देखो है ना, 70% हिस्सा, सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा सिंहली थी। फिर जो ये रेड कलर का दिख रहा है ना बच्चे साइड में, ये क्या भाषा बोलते हैं, तमिल, श्रीलंकाई तमिल, जो पुराने वहीं के बशिंदे हैं। और फिर जो ये हल्का हल्का ब्राउन कलर दिख रहा है ना, ऐसे ब्राउन कलर, ये वाला पार्ट क्या बताता है कि ये भारतवंशी तमिल है, जो भारत से गए हैं श्रीलंका में। और फिर ये जो ऐसे ब्राउन ब्राउन दिख रहा है और ये ऐसे लाइनिंग वाले दिख रहे हैं ना, ये क्या है, मुसलमान है। ठीक है, अब हम श्रीलंका को डिटेल में पढ़ते हैं। 1948 में यानी 1948 में श्रीलंका क्या था, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी, ये भी पूछ लेगा बच्चे 1 मार्क में, इंपॉर्टेंट बात है ये कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो आपको याद रखना है कब बना था, 1948 में बना था, भूलनी नहीं है ये वाली बात बिल्कुल भी। कब बना था, 1948 में बना था। और भारत आजाद कब हुआ था, 1947 में आजाद हुआ था। ठीक है, सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा, मतलब ये बोले कि हम ज्यादा हैं, चलो कब्जा कर लेते हैं देश पे। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। भाई अब ज्यादा लोग हैं और उनका प्रतिनिधि कर रहा है, जो वो होता नहीं है ये भाई, जिस बिरादरी का सरपंच बन जाता है वो अपनी बिरादरी के लिए ज्यादा मतलब काम करने लग जाता है। इसी तरह से यहाँ पे हुआ, ये जो सिंहली वाले थे इनका जो नेता बन गया था सत्ता में, फिर वो क्या करने लगा, अपने धौंस जमाने की कोशिश करने लगा, चलो भाई मैं ही राजा हूं, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिर 1956 में 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। राजभाषा मतलब जो पूरे देश में लागू की जाएगी उसे राजभाषा बोलते हैं। हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा है हिंदी, हमारी बोली जाने वाली भाषा है। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चलाई गई। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। मतलब बाकी जो लोग हैं वो पागल हैं, जो तमिल बोल रहे हैं, जो मुसलमान हैं और जो भारतवंशी तमिल है, ये पागल हैं। तुम सिंहलियों के हिसाब से काम करोगे तो सारा, एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों में नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ा दिया। मतलब अब ये जो दूसरी बिरादरी के लोग थे ये सोचने लगे, भाई नाराज हो गई अपनी सरकार से, भाई ये तो सिर्फ इनके ही काम कर रही है, हमारे तो काम ही नहीं कर रही। फिर उन लोगों को क्या लगा कि जो बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उसकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। बात भी बिल्कुल ठीक है, सबको यही लगा भाई ये हमारे लिए तो कोई काम कर ही नहीं रहे, ये तो सारे ही काम सिंहली वालों के लिए कर रहे हैं, है ना। फिर उन्हें क्या लगा कि उनके साथ तो भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध क्या हो गए, बिगड़ गए और आपस में इनमें क्या हो गया, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। यहाँ तक कोई डाउट बच्चे? फिर आगे देखते हैं। फिर ये कहते हैं कि श्रीलंकाई तमिलों ने
अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर काफी संघर्ष किया। मतलब लड़ाई झगड़े किए, धरने दिए और भी बहुत सारे काम किए। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की सहायता की उनकी मांगों को लेकर नकारा गया। मतलब उनकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ये था ना भाई, कम लोग हैं, क्या बिगाड़ लेंगे, ज्यादा लोग हैं सिहली वाले, हम अपने आप संभाल लेंगे, इस गलत फहमी में थे। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि ये जो संघर्ष था ये लगभग चलता गया और 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। मतलब फिर अलग अलग टाइप के ग्रुप बनने शुरू हो गए। संगठन का मतलब क्या होता है? ग्रुप। भाई ठीक है, तुम हमारी बात नहीं मान रहे सिंहली वालों, तो हम अपना और कुछ जुगाड़ लगाएंगे, अब हम राजनीतिक दल और बढ़ाएंगे। फिर क्या हुआ, श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। मतलब अब इन दोनों में लड़ाई झगड़े होने लग गए, सिंहली और तमिलों में। फिर क्या हुआ, ये जो टकराव था ये गृह युद्ध की स्थिति में बदल गया। गृह युद्ध का क्या मतलब होता है, इसको आप अपने घर से ही लगाओ एग्जाम्पल। इसको जैसे हमने घर में नहीं होता है, हाँ भाई भाई बहन का झगड़ा हो गया जैसे, है ना। फिर क्या होएगा, कुछ दिन मुंह फुला के बैठ जाएंगे। मम्मी इसने मेरी पेंसिल ले ली, मम्मी इसने मेरा शॉर्पनर ले लिया, मम्मी इसने मेरी कॉपी ले ली, है ना, मम्मी आज इसने मेरी सॉक्स पहन ली। होता है ना ये गृह युद्ध में। इसी तरह से ही क्या हुआ, एक ही घर में झगड़ा होने लग गया, आपस के लोग आपस में लड़कटने लग गए हैं। तो ऐसे श्रीलंका में भी हुआ। क्या हुआ वहां पे कि जो तमिल भाषा वाले लोग थे और जो सिंहली भाषा वाले लोग थे, उनमें आपस में क्या हो गया, छोटी छोटी बातों को लेके लड़ाइयां होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर दूसरे देशों में चले गए हैं। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है। भाई लड़ाई झगड़े हुए हैं तो ऑब्वियस बात है कि नुकसान तो होना ही है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमारे क्षेत्र के देश में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहां के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन को काफी परेशानियां पैदा हुई हैं। मतलब भारत के कंपैरिजन में पहले ये सारी चीजें श्रीलंका की काफी ठीक थी। भाई वहां पे लड़ाई झगड़े नहीं होते थे और भाई शासन व्यवस्था भी ठीक थी, सब कुछ ठीक ठाक था। पर जैसे ही तमिल और सिंहली आपस में लड़ने लग गए, उससे क्या हुआ कि वहाँ का जो शासन व्यवस्था थी और जो भी अच्छी बातें थी वो सब क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई। फिर हमने क्या पढ़ा, अब श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं बेल्जियम में इसका क्या सॉल्यूशन निकला, है ना। लड़ाई झगड़े तो हो गए, अब कुछ निर्णय भी तो आना चाहिए ना। अब उस निर्णय को देखते हैं कि हुआ क्या। अब क्या हुआ बच्चे, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। मानी उन्होंने बात, भाई ठीक है आप अलग अलग भाषा बोलते हो, आपका कल्चर अलग है, आपके रीति रिवाज अलग हैं, कोई बात नहीं। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है। बच्चे अब यहाँ पे जो 1 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा ना, वो यही पूछेगा कि बेल्जियम ने कितनी बार संविधान संशोधन किए, तो 4 बार संविधान संशोधन किए। संशोधन का मतलब होता है बदलाव करना, किसी नई चीज का या तो ऐड होना या फिर किसी पुरानी चीज को हटा देना। तो इन्होंने क्या किए हैं, 4 नई चीजें ऐड करी हैं, जो कि सिर्फ इस बात के लिए ऐड की ताकि सभी लोग आपस में मिलजुल के रह सके, 1970 से 1993 के बीच में। ठीक है। फिर इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा कर भी नहीं पाया। बेल्जियम का मॉडल विशेष जानकारियों के लिए बॉक्स में देखें कि कुछ निम्नलिखित बातें हैं। क्या बातें हैं, देखते हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। मतलब जितने डच भाषा बोलते हैं और जितने फ्रेंच भाषा बोलते हैं वो क्या है,
उन दोनों में ने अगर मान लो डच का नेता एक है, अगर डच भाषा बोलने वाला नेता एक है, तो फ्रेंच भाषा बोलने वाला नेता भी होगा, एक ही होगा। बात समझ में आई? बराबर रहेंगे। अगर यहाँ पे 4 ऐड होंगे तो यहाँ पे भी 4 ऐड होंगे। समझ में आ गई बात? संविधान में हाँ ये हो गया कि समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तब भी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के संसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोगों को एक तरफा फैसला नहीं मिलेगा, दोनों के हित में फैसला होगा। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। अब अपने देश में क्या है और उस देश में क्या है, यहाँ से थोड़ा समझते हैं। क्या हुआ कि जो हमने देखा ना, डच और फ्रेंच भाषा बोलने वालों को क्या क्या किया भाई, समान वो कर दिया, नेताओं की भागीदारी कर दी भाई। जितने डच भाषा बोलने वाले नेता होंगे उतने ही फ्रेंच भाषी बोलने वाले नेता भी होंगे। अब इन्होंने क्या किया, मान लो ये पूरा एक देश है, बेल्जियम ही मान लेते हैं। इसमें कुछ हिस्सा क्या है, फ्लेमिश का है, और कुछ हिस्सा क्या है, वेलेनिया का है। ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों क्षेत्रों के क्या हुआ, ये तो बाहर वाला जो गोला, ये तो क्या है, पूरा एक देश है। और इस देश में 1 और 2 ये क्या है, राज्य हैं। बात को समझ रहे हो ना? स्टेट है या सिटी है। ठीक है। अब ये जो देश है, ये जो कंट्री है, ये क्या इसके अकॉर्डिंग, बेल्जियम मॉडल के अकॉर्डिंग, जो भी ये जो स्टेट फैसला करेंगे उनके बीच में कोई अड़चन नहीं डालेगा। मान लो 1 और 2 ने मिलके क्या कह दिया, भाई हम अपने बीच में क्या है, कोई त्योहार मनाएंगे, या क्या है भाई शॉपिंग मॉल बनाएंगे, या भाई क्या है हम स्कूल खोल लेंगे, या भाई क्या है भाई हम आपस में मेल जोल बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कोई मेले का आयोजन कर देंगे। तो इस फैसले को दोनों मिलके कर रहे हैं ना, तो इस फैसले को जो यहाँ का प्रेसिडेंट होगा या जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो कहेगा ठीक है भाई, आप दोनों ने मिलके डिसाइड कर लिया है, आप दोनों खुश हो, ठीक है करो, ये बात है। ठीक है। अब जैसे अपने यहाँ है, यूपी हरियाणा है, यूपी और हरियाणा है। अब क्या है, और दिल्ली भी है, यूपी हरियाणा दिल्ली, ये तीनों लोग साथ ही है ना। अब ये तीनों मिलके क्या कहते हैं भाई, अलग अलग भाषा तो बोलते ही हैं। अब यूपी वालों की भाषा थोड़ी सी अलग है, हरियाणा वालों की थोड़ी सी अलग है, और दिल्ली का तो कल्चर ही मिक्स है ना, वहाँ पे तो सभी तरह के लोग मिलते हैं। अब ये तीनों मिलके क्या कहते हैं कि भाई ठीक है, हम आपस में संबंध अच्छे बनाने के लिए मेले का आयोजन करते हैं, और इसमें यूपी वाले भी भाग लेंगे, हरियाणा वाले भी भाग लेंगे, और राजस्थान वाले भी भाग ले लेंगे, और दिल्ली वाले तो हैं ही। तो इससे क्या हुआ, अब जो हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहेंगे ठीक है भाई, तुम तीनों चारों खुश हो ना करके, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात तो नहीं है ना आपस में, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है, तुम ऐसा काम करो। तो इसका क्या हुआ भाई, जो केंद्र सरकार है, जो प्रधानमंत्री है, वो क्या है, राज्य के ऊपर अपना कोई हक नहीं जमा रहा, कोई जबरदस्ती नहीं थोप रहा। इसी को इन्होंने बोला है यहाँ पे। समझ में आई ना बच्चे ये बात? नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर और एग्जाम्पल से समझा देंगे। यहाँ तक हो गया। फिर क्या हुआ, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। देख लिया हमने ये वाली बात भी, भाई दोनों एक के की हैं, किसी का कुछ गड़बड़ नहीं है भाई, किसी के 50 और किसी के 100 हैं, ऐसा नहीं है। अगर 50 हैं तो दोनों के ही 50 रहेंगे। ठीक है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी के प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया था। दोनों तरफ से ही सही होगी बातें, डच वाले भी मान गए और फ्रेंच वाले भी मान गए। अब नेक्स्ट बात क्या हुई, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा, केंद्रीय मतलब जो पूरे देश की सरकार है, और राज्य मतलब जो अपने एक छोटे एरिया की सरकार है। ठीक है। दोनों ने क्या किया, एक तीसरे स्तर की सरकार भी बना दी, सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार, लोगों की मिलीजुली सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहां भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का क्या है,
अधिकार है। बताया ना मैंने अभी, भाई आपस में मिल के फैसला कर लिया, भाई हम कोई स्कूल खोल रहे हैं, या भाई हम कोई मेला लगा रहे हैं, या भाई हम और कोई ट्रेड फेयर लगा रहे हैं, तो इसमें जो केंद्र सरकार है वो कहेगी ठीक है भाई तुम खुश हो ना करके, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होएगा ना, तो कर लो, क्या दिक्कत है। फिर ये कहता है आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही, मतलब बहुत ठीक ठाक रही। इसमें क्या हुआ, मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया। क्या हो गया, विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट जाना था, जैसे श्रीलंका में हुआ, तमिल वाले अलग हो जाते और सिंगली वाले अलग हो जाते, है ना, दोनों अलग हो गए थे और उनमें आपस में क्या हो गया था, झगड़े होने लगे थे, पढ़ी थी ना हमने ये बात। पर इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब ने मिलजुल के फैसले लिए, इसीलिए कहा गया कि ये जो है योजना सफल रही। और यही पूछेगा क्वेश्चन में, पेपर में यही पूछेगा कि बेल्जियम मॉडल के सफल होने के कारण बताइए, ठीक है। तो ये 2 या 3 नंबर में पूछ लेंगे आपसे ऐसे ही, बेल्जियम में सफल होने के कारण बताइए, तो आपको यही बताना है कि जो वहां पे केंद्र सरकार थी उसने क्या किया था, शक्तियों का विभाजन कर दिया था, और फिर उन्होंने क्या किया था, समान प्रतिनिधित्व को लागू कर दिया था, और उन्होंने क्या कहा था कि लोग चाहे तो कहीं भी रह सकते हैं और किसी भी हिसाब से अपना मेला या कुछ भी विद्यालय खोलना चाहें तो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है उन पे। इसलिए ये जो है योजना सफल रही, ये मॉडल सफल रहा। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी। फिर क्या हुआ, जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया, ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। तो यही पूछ लेंगे कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, लिख लो इसको, कंपटीशन में भी पूछता है और स्कूल में भी 1 वर्ड में पूछ लेंगे सर, ठीक है ना। ब्रुसेल्स क्या बनाया गया है, ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ का मुख्यालय। और यूरोपीय संघ क्या है, यूरोपीय संघ यूरोप के देशों की एक क्या है, संस्था है, यूरोपीय देशों की एक संस्था है। संघ का मतलब होता है मिलजुल के, काफी सारे लोग, काफी सारे देश एक साथ मिलके संघ बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ये आप पढ़ेंगे और इसको करके देखेंगे और फिर आपको पता लगेगा कि किस तरह से सत्ता की साझेदारी सुलझाई जा सकती है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, दोनों में ही लोगों का शासन है, फिर भी सत्ता की साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश में क्या है, एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता की साझेदारी करने पर सहमत हुए। बल्कि श्रीलंका में क्या हुआ, बिल्कुल इसका उल्टा हुआ। उन्होंने क्या किया कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता संकट में पड़ जाएगी। श्रीलंका से हमने ये चीज सीखी, भाई आप किसी एक धर्म को नहीं मोटिवेट कर सकते, हाँ भाई ठीक है तुम आगे बढ़ो, और जो कम अमाउंट में उनको नहीं कह सकते भाई तुम ना करो, दोनों को इकट्ठा लेके चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यही आगे बताया हुआ है कि ये जो फैसला था श्रीलंका का, ये काफी खतरनाक है, घातक है। संख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है, क्योंकि अगर कम लोगों को गुस्सा आ गया तो वो भी तोड़ फोड़ी तो मचाएंगे, है कि नहीं, इसलिए उनको भी तो नुकसान होएगा। फिर हम देखते हैं क्या कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्या वजह है इस चीज की। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं हम। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, मतलब लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं अगर हम सत्ता का बंटवारा करते हैं तो।
चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। तब राजनीति व्यवस्था के लिए अच्छा है भाई, केंद्र सरकार भी आराम से काम कर लेगी और राज्य सरकार भी आराम से काम कर लेगी, दोनों में कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी। इसको ऐसे भी लगा लो ना भाई, मान लो अपने प्रधानमंत्री जी हैं अपने देश के, भारत के नरेंद्र मोदी जी, अब वो मान लो अब तो आराम से विदेशों में घूम के आ रहे हैं, अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको देश के अंदर की कम टेंशन है। क्यों है ऐसा? क्योंकि उन्होंने हर राज्य के ऊपर, जैसे हरियाणा का एक सीएम, यूपी का एक सीएम, आगे दिल्ली का अपना सीएम, इन सब के ऊपर क्या है, उन्होंने अपने अपने सीएम बना दिए। अब वो सीएम क्या करते हैं, अपना हिस्सा जो उनको दिया गया उसकी देख रेख करते हैं, उसका कार्यभार संभालते हैं। इससे क्या हुआ, मोदी जी के ऊपर भी थोड़ा सा कम बर्डन हो गया और जो अपने अपने एरिया का काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी कम बर्डन हो गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या है, ठीक है, उससे क्या होता है, काम का दबाव कम हो जाता है और अच्छे ढंग से काम हो पाता है। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी हो सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। ये बात भी हमने समझ ली। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और वह बात कहीं ज्यादा गहरी है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, जब कभी आप अपना आंसर लिखें तो इस बात को जरूर मेंशन करें, इससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे पेपर में। क्या? कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता का बांट दिया जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसीलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ जाते हैं। सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ जाते हैं। इन दोनों तर्कों से हम ये कह सकते हैं कि युक्ति परक और दूसरों के नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्ति परक या समझदारी के तर्क लाभ कर परिणामों पर जोर देता है, जबकि युक्ति का वही होता है ना, जुगाड़ लगा के कोई रास्ता निकालना। युक्ति परक का मतलब वो होता है भाई जुगाड़ लगा दिया गया है कि तुम भी खुश रहो और हम भी खुश रहेंगे। जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बनाता है। और जो सही है मायने में देखें, जो नैतिक तर्क पे देखें अगर हम, तो उसमें भी क्या है, वो अंतर्भूत मतलब लोगों के लेवल पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। अंतर्भूत का मतलब होता है बिल्कुल जमीनी लेवल पे, सतही लेवल पे काम को क्या करता है, ठीक बनाता है। अब हमने क्या देखना है, अब हम देखते हैं बेरूत से, ये पूरा पढ़ते हैं अब हम। खलील की उलझन क्या थी। जैसे कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया और कुछ इस प्रकार थी। पढ़ो भाई। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी मुसलमान थी, मतलब एक ईसाई थे और एक मुसलमान थे। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी लड़ाई में ही मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हो गए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ईसाई को और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ।
इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था, तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए और दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह ना तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और इसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है, उनका कहना है कि मौजा व्यवस्था ही शांति बनाने के लिए सबसे ठीक है। अब आगे क्या होता है, वो टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? विक्रम से, ये देखो दिखाया ना, बाइक पे जा रहे हैं, ये विक्रम है, ये बेताल है। बेताल विक्रम से पूछता है कि भाई अगर तेरे को मौका मिलता तो तू क्या बनाता लेबनान का संविधान? फिर क्या आप पुरानी व्यवस्था को ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर देखते हैं क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल का सवाल जवाब देने में मदद कर सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है, ये क्या है, एक एक्टिविटी है जो आप क्लास में अपने टीचर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसमें देखिए, एक तरह से देखें तो खलील का कहना भी क्या है, ठीक है भाई, वो उस समय के हालातों के हिसाब से बनाया गया था कानून, जब क्या थे, गृह युद्ध चल रहे थे। अब ये भी बात ठीक है एक पॉइंट पे कि भाई जो अलग अलग भाषाई समुदाय के लोग हैं, सबको राजनीति में कोई ना कोई पद दिया गया था ताकि लड़ाई झगड़े ना हो। भाई आप इस समुदाय के लोग राष्ट्रपति बन जाएंगे, उपराष्ट्रपति बन जाएंगे और भी कुछ पर्सन बन जाएंगे। इस तरह से विभाजन ठीक था भाई, ताकि लोगों में क्या है, लड़ाई झगड़े ना हो। पर अब जो ये खलील है, इसका मानना भी गलत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये सोचते हैं धर्म के, भाई आप ऐसा करो ना, सबको एक ही लेवल पे रखो, चुनाव कराओ, जो अच्छे काम करेगा, जिसका प्रचार अच्छा होएगा वो जीत जाएगा, जैसे अपने भारत में होता है ना। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि भाई भाई हिंदू ही बनेगा नेता या मुसलमान ही बनेगा नेता। भाई जिसके काम अच्छे हैं वो नेता बन जाएगा, ऐसा होना चाहिए खलील के हिसाब से। तो जो आज के, अब आप लोगों को भी ऐसे ही लगता होगा, भाई ठीक है, हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए और काबिलियत के हक से ही नेता का चुनाव होना चाहिए, ना कि धर्म के आधार पर चुनाव होना चाहिए। अब हम देखते हैं बच्चे, सत्ता की साझेदारी के रूप क्या क्या होते हैं। ठीक है, सत्ता की साझेदारी के रूप क्या क्या होते हैं। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथों में रहनी चाहिए। वही भाई जो ज़्यादा भाषा वाले लोग हैं या जिनका मतलब जिनका कल्चर ज़्यादा फेमस है, उन्हीं को ही क्या करो, सत्ता में ले आओ और उन्हीं से ही वोट लेके जीत जाओ, ये विचार था पहले। फिर क्या हुआ, अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का क्या है, लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, जनता ही। इसमें लोग स्वयं शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसीलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाया जाए।
यही पूछेगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये 1-2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेंगे आपसे कि लोकतांत्रिक राजनीति की खास बातें बताइए, लोकतांत्रिक शासन को अच्छा क्यों माना जाता है, इसका कारण बताइए। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको यही आंसर बताना है कि लोकतांत्रिक शासन इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई एक ही समुदाय हिस्सा लेगा, नहीं, किसी भी मतलब किसी नहीं, ज्यादा से ज्यादा समुदाय के लोगों को हिस्सा बनाया जाता है। भाई मुसलमान भी नेता बन जाएगा, ईसाई भी नेता बन जाएगा, हिंदू भी नेता बन जाएगा भाई, और ये अंग्रेज भी नेता बन जाएगा। इस तरह से सबको लगे कि भाई हाँ ठीक है, हमारा प्रतिनिधि है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। जैसे इनमें से कुछ के उदाहरण हम देखते हैं। पहला क्या है, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये बच्चे आपको पता भी होगा कि जो शासन होता है ना, शासन 3 लेवल पे चलता है, 3 लेवल पे चलता है। जो इसके ग्राउंड लेवल है, बेसिक लेवल है, वो क्या है, पहला है कार्यपालिका। क्या है बच्चे, कार्यपालिका। दूसरा लेवल क्या है इसका, दूसरा लेवल है न्यायपालिका, न्यायपालिका। और फिर जो तीसरा लेवल है बच्चे वो क्या है इसका, वो है विधायिका। देखो विधायिका क्या क्या मतलब हुआ, जो कानून बनाएगी, जो कानून बनाएगी, बनाएंगे विधायक किया, ठीक है। जैसे कि संसद, अपने देश में जैसे कि संसद, विधायिका जो कानून बनाएंगे। कार्यपालिका क्या होएगी, जो ये कानून बनाए गए हैं इनको लागू करवाएगी, कार्यपालिका लागू करवाएगी, ठीक है। जो ये कानून बनाए हैं वो क्या है, इनको लागू करवाएंगे। जैसे हमारे कौन, हमारे जैसे नेता हो गए, ये क्या है, हमारे कार्यपालिका में आएंगे। जैसे हमारी पुलिस हो गई, जैसे हमारी आर्मी हो गई, जैसे हमारे बैंक हो गए, जो हमारे नेता हो गए, ये सब क्या है, जो कानून बना दिए गए हैं उनको लागू करवा रहे हैं। सबसे ऊपर इनमें कौन, नेता लोग, ये हमारी कार्यपालिका है। फिर क्या है, न्यायपालिका। भाई अब जो ये कानून बनवा दिए हैं और फिर उनको लागू करवा दिए हैं, अब इनमें कुछ गड़बड़ हो गई, मान लो किसी ने किसी इंसान के साथ कुछ गलत कर दिया, तो आप कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में। और वो कोर्ट क्या करेगी, आपका न्याय करेगी। तो आप क्या करवाएंगे, अपना न्याय करवाएंगे। इस तरह से ये जो तीनों हैं, ये क्या है, सत्ता शासन चलाने में हेल्प करते हैं। भाई कोई एक पार्टी नहीं, कुछ एक विभाग क्या करेगा, कानून बनाएगा, और फिर कुछ एक भाग क्या करेगा, उसको लागू करवाएगा, और फिर कुछ एक भाग क्या करेगा, जो भी कमी खामियां हैं, लोगों के झगड़े हैं, उनका क्या करेगा, न्याय करेगा। इससे क्या है, शासन सही चलेगा। समझ में आ गई ये बात। और इसी को ही क्या कहते हैं, सत्ता का बंटवारा कहते हैं। अब मान लो एक ही है, ये एक ही बंदा है, एक ही अथॉरिटी है ये, मान लो हमारे पीएम जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, उन्हीं को ही कहें भाई कार्य भी तू ही कर, कानून भी तू ही बना और न्याय भी तू ही कर, ऐसा तो नहीं होएगा ना। और मान लो वो कर भी लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, क्या वो सबके ऊपर ध्यान दे पाएंगे, एक ही इंसान क्या वो सबके ऊपर ध्यान दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। क्योंकि जिस टाइम वो कानून बना रहा होगा, पता लगे कार्य नहीं हो पाएगा, कार्य नहीं हो पाएगा, पता लगे फिर न्याय, किसी ने कुछ गलत फैसला सुना दिया है। तो इसने क्या, इस तरह से क्या है, एक बंदे में सत्ता निहित नहीं है, उसने जो शासन है वो क्या किया, अलग अलग जगह पे विभाजित कर दिया। इससे क्या है, सबको अपना अपना काम करने में आसानी रहती है, और जो ऊपर हेड होता है उसको सबको संभालने में आसानी रहती है। समझ में आ गई ना बच्चे बात। इससे हम सत्ता का क्षैतिज विवरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही सतर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ा था हमने, और देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है,
पर संसद के अधीन कार्य करती है और न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों से अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। अभी मैंने आपको समझाया ना बच्चे, वही बात लिखी हुई है कि सभी क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है। भाई न्याय भी तो यही न्याय अगर मान लो कोई कार्य ही नहीं होगा तो न्याय किसका होगा, समझ रहे हो। और अगर कानून ही नहीं होगा तो भी न्याय किस बात का। तो और अगर मान लो कुछ कानून गलत हो गया तो वो इस पे भी न्याय दिखा सकता है और लोगों में कुछ गलत हो गया तो वो इस पे भी कंट्रोल कर लेता है। तो ये आपस में तीनों चीजें क्या है, बंधी हुई हैं एक दूसरे से, और इसीलिए इसको कहते हैं नियंत्रण, बंधा हुआ होना और संतुलन की व्यवस्था। अगला देखते हैं हम, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। सरकार के बीच भी, ये तो था शासन की व्यवस्था, अब क्या है, सरकार की व्यवस्था। विभिन्न स्तरों पर बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और प्रांत और क्षेत्रीय के लिए अलग अलग सरकार रहे, जैसे अपने देश में है। पूरे देश में भी बीजेपी सरकार है और हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह से होगा। भाई केंद्र कौन से काम संभाल लेगी और राज्य सरकार कौन से काम संभाल लेगी, यानी कि पीएम मोदी कौन से काम संभालेंगे और जो हमारे सीएम है खट्टर सिंह जी वो कौन से काम संभाल लेंगे। इस तरह से समझ लो इस बात को। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों के नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें इसकी इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्व वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप क्या है। ये कहता है कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है, जैसे कि बेल्जियम में हुआ। बेल्जियम में क्या क्या, सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है कि कुछ लोगों को संविधान में कानून इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाएगी, ठीक है। जो कमजोर लोग हैं उनको क्या है, शासन में व्यवस्था दी जाएगी। ऐसा नहीं है भाई जो ताकतवर है उन्हीं को ही दी जाएगी। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद के शासन से अलग ना समझने लगें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम अगले उसमें पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। ये पार्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या समझना है कि भाई सत्ता के बंटवारे के टाइप क्या क्या है। हमने देख लिया, शासन के आधार पे भी हो सकता है और सरकार के आधार पे भी हो सकता है और भाषाई और समूहों के आधार पे भी हो सकता है। हमने ये तीनों चीजें देख लिया। अब हमारा जो लास्ट रह गया वो क्या है, सत्ता के बंटवारे को हम इस हिसाब से भी दे सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीकों में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदार के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। ये भी बात हमारी समझ में आती है कि भाई लोगों द्वारा चुनाव हुआ प्रतिनिधि ही होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि हाँ भाई आपके ऊपर थोप दिया जाए कि भाई यही नेता है जो आपके ऊपर शासन करेगा। नहीं, आपको पूरा हक है। भाई मान लो जैसे अपने साथ ही देखो, पिछले अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, खट्टर साहब जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी, है ना। पर इनसे पहले कौन थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। अब ये परिवर्तन हुआ ना, लोगों ने चुना ना। इसी को ही कहा गया कि लोगों को चुनने की ताकत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई ठीक है आपके ऊपर थोप दिया जा रहा है कि
अब यही है जो तुम पे शासन करेगा जब तक मर नहीं जाता, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, मतलब ठीक है, ये भी बात ठीक है। अलग अलग पार्टियां क्या करती हैं, देखते नहीं हो आप, चुनाव होते हैं तब भाई अलग अलग आते हैं लोग हमारे घर पे वोट मांगने। हम इस हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल है, हमारा चुनाव चिन्ह हाथ है, हमारा चुनाव चिन्ह झंडा है, आना जी हमें वोट देना है, तो होता है ना ऐसे। तो वो सब क्या है, अपनी अपनी पार्टियां लेके आते हैं, हाँ भी ठीक है हमारी पार्टी ये है और हमें वोट देके जिताना। इसी से ही क्या है, कंपटीशन बन जाता है। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्तिगत समूह के हाथ में ना रहे, ठीक है ना। एक ही समूह के लोग नहीं है, अलग अलग समूह के लोगों के हाथ में है। एक घड़ी समयावधि पर गैर गौर करे तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। ठीक बात है भाई, पहले कांग्रेस थी अब बीजेपी है, तो दोनों की विचारधारा अलग है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। फिर क्या है, सरकार के विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इसके बारे में हम इकाई 3 में पढ़ेंगे, जब हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन की कार्यप्रणाली पे गौर करेंगे। तो ये सारे हम क्या आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर बेसिक आइडिया आपको यहाँ से जरूर मिल गया होगा। अब देखो यहाँ पे हमने देखा है क्या, यहाँ से देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा और क्या क्या जाना। इस चैप्टर में हमने देखा कि सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण हैं। ये सत्ता की साझेदारी के 4 श्रेणियों में से किस में आते हैं। यहाँ सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है, हमने ये सारी बातें पढ़ी। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे। बंबई उच्च न्यायालय ने किसको, सरकार को आदेश दिया कि वह कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रख रखाव में सुधार करे। तो बताओ ये किस टाइप की सरकार हुई, हमने पढ़ा है ना अभी ये सेकेंडरी पार्ट में। ये हुआ सत्ता का बंटवारा, शासन व्यवस्था, शासन में बंटवारा है ये, है ना। फिर हमने क्या किया, कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहां के मूल निवासी समुदाय, एक समुदाय की बात हो रही है, के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दी है। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेही मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। बताओ अब आप, अभी हमने पढ़ा था ना, देखो पीछे यहीं पर पढ़ा था, इनमें क्या, ये बेल्जियम वाला हो गया कि भाई वहां के लोगों के हिसाब से ही काम करना ठीक रहेगा, नहीं तो क्या है, गड़बड़ सौदा हो जाएगा। तीसरा क्या है, रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां, द यूनियन ऑन राइट फोर्सेज एंड लिबरल याबलोको मूवमेंट में एक मजबूत 2 पार्टियां हो गई। देखो अब 2 पार्टियों की बात है, दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया है। इनका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे। ये किस टाइप की सत्ता हो गई, ये गठबंधन की सरकार हो गई कि दो सरकारें आपस में मिलके क्या है, एक पार्टी बनाएंगी और उनमें दोनों पार्टियों